Hello everyone, welcome to my channel IS Express. This is my first video of complete GS course. सबसे पहले जानते हैं कि ये कोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। तो इस कोर्स में मैं पूरा जीएस पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपका जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो प्री के लिए ज़रूरी है, मेंस के लिए ज़रूरी है, ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले जानते हैं मेरे बारे में। मैंने 2 टाइम पीटी क्लियर किया है, 2 टाइम मेंस लिखा है, 1 टाइम इंटरव्यू दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इन सब का कोई फ़ायदा है नहीं, मैंने क्या किया नहीं किया है। चलिए आपके काम की बात पर आते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा। ये सबसे पहले जो ये जीएस कंप्लीट जीएस कोर्स है, इसमें मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी से। यहाँ आपको कंप्लीट जीएस कंप्लीट ज्योग्राफी की लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें जो आपको पीटी के लिए हेल्पफुल होगा और मेंस के लिए भी हेल्पफुल होगा। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला लेक्चर। यहाँ पे क्या है कि जो सोर्स है ज्योग्राफी के लिए, सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है एनसीईआरटी 11th-12th की। उसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी को चुना है और रेफरेंस बुक भी पढ़ा है। तो सबको मिलाकर मैं जो है आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ एक नोटबुक लेके बैठना है, या फिर आप पहले इस लेक्चर को पूरी तरीके से सुन लें, उसके बाद फिर आप दोबारा स्पीड बढ़ा के 1.5x या 1.75x पे करके आप उस चीज़ों को नोट कर लें। पीडीएफ प्रोवाइड करने का मैं देखता हूँ कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ इसका सोर्स देखा नहीं है। जैसा भी होता है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो फिर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड इसका करा दूँगा। तो चलिए कोर्स का स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी 11th की ज्योग्राफी है फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें सबसे पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पर जीएस पेपर के लिए और पीटी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसका दूसरा चैप्टर है यूनिवर्स सोलर सिस्टम। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्स सोलर सिस्टम एंड अर्थ। तो सबसे पहले इन सब की जो शुरुआत हुई है इमैनुअल कांट के थ्रू हुई है। 1796 में कांट भाई साहब ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। और ये क्यों दिया था, क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ अर्थ को बताना चाह रहे थे कि अर्थ का जन्म कैसे हुआ है। तो इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं किससे, क्लाउड्स ऑफ मटेरियल से। ठीक है, और जो भी क्लाउड्स ऑफ मटेरियल थे ये यूथफुल सन से एसोसिएटेड थे, मतलब उसके आसपास थे, और वो धीरे धीरे रोटेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये है देखिए सन, और ये है क्लाउड्स, आप देख पा रहे हैं, और ये धीरे धीरे रोटेट कर रहे थे, इससे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आप 2 मिनट सोचिए इस बात को। क्या आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये हाइपोथेसिस जो है ये कम्प्लीटली आपके क्यूरियोसिटी को कि क्या अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको समझा पा रहा है? 2 मिनट सोचिएगा तो आपको लगेगा कि इन्होंने तो बहुत सिंपल तरीके से कह दिया कि सन के बगल में क्लाउड्स थे ये मटेरियल्स के, और इससे धीरे धीरे ये रोटेट कर रहे थे, इससे प्लैनेट फॉर्म हो गया। तो क्या है कि इसमें क्लियरिटी नहीं आ पाई कि कैसे ये प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ कैसे बना और दूसरे प्लैनेट्स भी कैसे बने। तो सबसे ड्रॉबैक क्या था इस थ्योरी का, कि इसमें प्रोसेस दिया हुआ ही नहीं था कैसे हुआ, बस सिर्फ इतना बता स्लोली रोटेशन के थ्रू हो गया। तो इस थ्योरी को फिर से मॉडिफाई किया गया 1950 में। 2 भाई साहब थे, ऑर्ट और कार्ल भाई साहब, इन्होंने मॉडिफाई किया। तब जब इन्होंने मॉडिफाई किया तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या दिया। तो जब इन्होंने मॉडिफाई किया तो इसका नाम रखा मॉडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इनका कहना है कि सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। ठीक है, सन जो है सोलर नेबुला से चारों तरफ घिरा हुआ था, जो कि सोलर नेबुला में मोस्टली हाइड्रोजन थे, हीलियम थे और छोटे छोटे टीनी पार्टिकल थे, जिसको डस्ट कहा गया। तो इन सब के बीच में फ्रिक्शन और कोलिजन होना शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ कि डिस्क लाइक शेप्ड क्लाउड बन गए। ठीक, पहले अनयूनिफॉर्म थे, किसी भी शेप में थे, बट उसके बाद जो ये कोलिजन और फ्रिक्शन होना शुरू हुआ तो उसमें
डिस्क शेप बने। उसके बाद धीरे धीरे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसके फॉर्मेशन में एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो आइए इसको समझते हैं कि हर चीज़ को ये कैसे कैसे हुआ, इन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है, देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सोलर नेबुला। सबसे पहले जानिए नेबुला होता क्या है। इस बार 2023 के भी पीटी में ये क्वेश्चन था, मैंने देखा। तो वहाँ पे क्या है कि क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं नेबुला, ठीक है। और जब नेबुला सन को सराउंड कर ले उसको बोलेंगे सोलर नेबुला। तो ये देखिए सन है और सन के चारों तरफ ये क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोलर नेबुला। तो सोलर नेबुला में क्या क्या था वो, तो उसमें सब था हाइड्रोजन, हीलियम और टाइनी पार्टिकल्स। इसको क्या कहा गया, इसका डस्ट का नाम दिया गया इसको, ठीक है। इसको डस्ट कहने लगे लोग। तो अब सोलर नेबुला जो था, जो क्लाउड था, इस क्लाउड में आपका क्या था, हाइड्रोजन था, हीलियम था, डस्ट पार्टिकल्स था, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या था उसमें, कोलिजन मतलब कोलाइड होना शुरू हुआ और फ्रिक्शन होना शुरू हुआ। ये कैसे शुरू हुआ, तो इसमें ग्रेविटेशनल पावर थी, ठीक है। आप जब साइंस पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ, ये दोनों आपस में टकराना शुरू हो गए। मतलब दोनों नहीं, बहुत सारे पार्टिकल जब टकराए, तो जब दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, आपस से गुजर रहे हो, तो इसमें फ्रिक्शन भी होना शुरू हुआ। इसके थ्रू क्या हुआ, डिस्क शेप का क्लाउड बनना शुरू हो गया। तो अब देखिए, देखते हैं क्या कि जब ये हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे डिस्क शेप क्लाउड बनने लगा, तो उसके बाद प्रोसेस ऑफ एक्रीशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं स्ट्रक टुगेदर, एक साथ जुटते हैं और वो लार्ज पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इन्होंने लार्ज पार्टिकल बनाया, फिर ये छोटे छोटे ये लार्ज पार्टिकल स्ट्रक किए, फिर एक और बड़ा लार्ज पार्टिकल बनाया। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट बना कैसे, तो जब हम लोगों ने अभी पहले देखा कि पहले एक सोलर नेबुला था, ये देखिए ये सोलर नेबुला था, फिर डिस्क शेप बना। तो इसी को इसमें हमने प्रोसेस में समझाया है। सोलर नेबुला था, वहाँ से फिर फॉर्मेशन ऑफ डिस्क बना। हमने देखा कि कॉलिजन और फ्रिक्शन के थ्रू डिस्क बना, ठीक है। इसी को यहाँ दिया गया पार्टिकल कॉलिजन। उसके क्या हुआ, डिस्क से बनने के बाद ऐसा नहीं कॉलिजन और फ्रिक्शन रुक गया, ये लगातार प्रोसेस फर्दर होता चला गया। उसके बाद बोला गया कि इसमें प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन शुरू हुआ। प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन क्या होता है कि प्लैनेट बनने के पहले का फॉर्मेशन, ठीक है। जब प्लैनेट बनता है तो उसको बोलते हैं प्रोटो प्लैनेट या प्रो प्लैनेट कह सकते हैं। मतलब प्लैनेट बनने के पहले वो उसका कोर जो है वो डेंस होना शुरू हो गया, ये चीज़। तो क्या हुआ, जब ऐसा शुरू होने लगा, प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन होने लगा, तो उसके बाद उसमें प्लैनेटरी एक्रीशन होना शुरू हुआ। अभी मैंने बताया एक्रीशन क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है स्ट्रक करके लार्ज पार्टिकल बनाते हैं, फिर उस साइज के लार्ज पार्टिकल स्ट्रक करके और फर्दर लार्ज बनाएंगे, फिर लार्ज पार्टिकल बन के वो एक बड़ा सा प्लैनेट बना देते हैं, ठीक है। बड़ा सा सर्कुलर शेप का सेलेशियल बॉडी बना देते हैं, ठीक है। जब कोई भी सेलेशियल बॉडी बनती है तो वो अपना ऑर्बिट क्लियर करेगी। ऑर्बिट किसके लिए, किसी प्लैनेट हमेशा किसी भी स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो जिस पाथ पे रिवॉल्व करती है उस पाथ को ये क्लियर करती है, ठीक है। जब क्लियर कर लेती है तो उसके बाद उसको प्लैनेट फॉर्मेशन कहते हैं। वो फॉर्मेशन, प्लैनेट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं, दो चीज़ समझते हैं बात को, कि नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था कि सिर्फ प्लैनेट के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सन के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, फॉर्मेशन स्टार के बारे में चर्चा नहीं थी। एक्चुअली देखिए, शुरू में हमने बताया आपको क्या कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, उसमें बताया गया है कि प्लैनेट कैसे बना। यहाँ देखिए, ये सन का पहले से दिया गया, सन के चारों ओर ये जो है क्लाउड्स ने, सोलर नेबुला आए, धीरे धीरे प्लैनेट बन गए। लेकिन लोगों में ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सन कैसे बना, स्टार कैसे बने। तो उन्होंने फिर देखा कि चलो यूनिवर्स की तरफ देखते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कि कैसे हुआ।
तो उसके लिए क्या न्यू थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी। हम लोगों ने बहुत नाम सुना है कि बिग बैंग थ्योरी। आइए आज इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स बनाने के लिए जो भी मैटर चाहिए थे या जो भी यूनिवर्स में मैटर एग्जिस्ट करते हैं वो पहले टाइनी बॉल के फॉर्म में थे, बहुत 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 छोटे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं इस लेवल पे छोटे थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक बहुत स्मॉल अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनाइट टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये इस टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ, बहुत हैवी एक्सप्लोजन, कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी। तो वो जो एक्सप्लोजन था वो आज से 3.7 बिलियन ईयर से वो पहले हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ कि ह्यूज एक्सपेंसन बहुत ज़्यादा हुआ। तो एक्सपेंसन होने से क्या हुआ, एनर्जी जो थी उसमें वो कन्वर्ट कर गई मैटर के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले जो एक्सपेंसन हो रहा था वो रैपिड एक्सपेंसन था, बहुत तेज़ी से एक्सपेंसन हुआ, फिर धीरे धीरे स्लो हो गया। ठीक है, तो पहला आइटम जो था इस एक्सपेंसन के बाद वो 3 मिनट बाद बन गया। अब देखते हैं, इस थ्योरी में कहा जाता है कि एक्सपेंसन के 3 मिलियन ईयर्स के बाद टेम्परेचर डाउन हुआ, 4,500 केल्विन से टेम्परेचर डाउन हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि एटॉमिक मैटर बनना शुरू हो गया, यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट बन गई। तो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, पूरे तरीके से समझ में आएगा कि ये देखिए है आपका टाइनी बॉल साइज यूनिवर्स। ठीक है, यहीं पे यही था, इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, बहुत ही छोटा अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनाइट टेम्परेचर, इन्फिनाइट डेंसिटी। ठीक है, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसी एक्सप्लोजन को कहते हैं बिग बैंग। बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन था, यूनिवर्स स्टार्ट एक्सपेंडिंग, यहीं से यूनिवर्स बढ़ना शुरू हुआ और अभी भी यूनिवर्स बढ़ रहा है और वो बेल शेप में बढ़ रहा है, ये इस शेप में बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे तो ये कोनिकल बना दिया बट ये बेल शेप में बढ़ रहा है। ये मैंने इसलिए बनाया कि अगर मान लीजिए मेंस में आता है तो आप इस फोटो को यूज़ करके, इस डायग्राम को यूज़ करके आप चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है, बिग बैंग के 3 मिलियन ईयर्स के बाद क्या है, पहले ये डार्क था, उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि 1 बिलियन ईयर टू, अभी से एक बिलियन ईयर के पहले गैलेक्सीज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और अब क्या देखा जा रहा है कि ये जो गैलेक्सीज बनी थी, ठीक है, इन गैलेक्सीज में क्या था कि इसके बीच में जो स्पेस था, ये स्पेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब हमने पहले देखा था कि इसी थ्योरी को कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो ये क्या है कि यही जो स्पेस है ये गैलेक्सीज के बीच में, दो गैलेक्सीज के बीच में ये बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। क्या है कि स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा क्या, कि गैलेक्सी के अंदर कोई चेंज नहीं आ पा रहा है, गैलेक्सी में कोई स्पेस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ दो गैलेक्सी के बीच का स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है बिग बैंग थ्योरी। अब आते हैं कि हमने थ्योरी देख लिया, यूनिवर्स बनना शुरू हुआ और वहाँ से सब कुछ है, तो अब जानते हैं कि स्टार कैसे बना। एक्चुअली हमारा डिस्कशन इसी बात से शुरू हुआ था, लोगों ने यूनिवर्स की तरफ इसलिए देखना शुरू किया कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सन कैसे हुआ। तो अब समझते हैं कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले बना प्लैनेटरी नेबुला। ठीक है, सॉरी, स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला क्या होता है, देख, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, हाइड्रोजन हीलियम डस्ट। अब हमने जो देखा था सोलर नेबुला वहाँ पे, तो क्या था, वो हाइड्रोजन हीलियम डस्ट पार्टिकल्स ने सन को सराउंड किए हुए था। यहाँ पे क्या है कि क्लाउड है गैस का, डस्ट का, हाइड्रोजन हीलियम डस्ट है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये कोलैप्स करना स्टार्ट कर गए। ठीक है, जब ये कोलैप्स कर रहे हैं तो क्या हुआ, डेंसर जो मटेरियल था वो कोर की तरफ चला गया। ठीक है, वो सेंटर बन गया नेबुला का। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रोटोस्टार। ठीक, अब ये था आपका स्टेलर नेबुला, यहाँ पे प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ। ठीक,
इसके बाद क्या हुआ कि इसमें जब कोलैप्स होने लगा तो धीरे धीरे ये स्टार के फॉर्मेशन में आ गया, स्टार बनना शुरू हुआ। तो क्या होता है कि ये दो तरह के स्टार होते हैं, एक एवरेज स्टार, एक मैसिव स्टार। मतलब इस दोनों में अंतर क्या है कि एक बहुत हैवी साइज है, बहुत ज़्यादा बड़ा, एक एवरेज साइज का छोटा है कॉम्परेटिवली, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस रिगार्डिंग चंद्रशेखर जी ने, इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सन से एवरेज 1.5 to 3.3 टाइम्स ग्रेटर इज एवरेज स्टार, मोर देन द 3 टाइम्स ग्रेटर देन सन इज मैसिव स्टार, ठीक है। तो क्या हुआ कि दो तरह के स्टार बने, जिसमें कितना मटेरियल था वो एक्यूमुलेट होने के बाद, कोलैप्स होने के बाद बना। तो ये एक एवरेज स्टार बना और ये एक मैसिव स्टार बना, ठीक है। जहाँ कम मटेरियल था वो एवरेज बना, जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल थे वो मैसिव बना, ठीक है। अब जो स्टार बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर इसका फ्यूल है हाइड्रोजन हीलियम, मैंने बताया था पहले इसमें है। तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन मिलके हीलियम प्लस एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिससे स्टार जो है चमकते हैं, उसमें एनर्जी रहती है, ठीक है। सन में क्या है कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, ठीक। उसके बाद क्या है, एवरेज। अब पहले इस सेक्शन को पूरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एवरेज स्टार है, उसके बाद ये एवरेज स्टार रेड जायंट बनते हैं। अब ये कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इसमें क्या बचता है, हीलियम, ठीक है। जब 3 हीलियम एटम, यहाँ देखिए मैंने बताया है हाइड्रोजन फ्यूल एग्जिस्ट हो गया तो 3 हीलियम मेटल मिलके कार्बन बनाते हैं, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी 2-3 एटम कोलाइड करके अपने से हैवियर एलिमेंट को जन्म देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और इससे बहुत अच्छे अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। तो एवरेज स्टार में हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो गया, हीलियम का रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसको रेड जायंट, वो रेड दिखने लगता है, ठीक है। जब इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। जब कंप्लीट ख़त्म हो गया तो उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी, डेफिनेट सी बात है। तो उस एनर्जी से थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन थर्मल एनर्जी तो रिलीज होती है, उसके साथ क्या होता है ना कि जो इस स्टार पर जो गैस है और डस्ट है उसको आउटवर्ड स्पेस में ये निकाल देता है। कोई स्टार का जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो थर्मल एनर्जी से वो अपने चमकता रहता है, और बाकी जो उसके स्पेस में डस्ट है, गैस है, वो उसको बाहर स्पेस में फॉरवर्ड कर देता है, मतलब निकाल देता है अपने जगह से। तभी ये जाके उसके बाद क्या होता है, ये वाइट डॉर्फ में बन जाता है, ठीक है। या आप यहाँ प्लेनेटरी नेबुला देख रहे हैं, इसका प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो जाता है, वाइट डॉर्फ बन जाता है, मतलब फ्यूजन फ्यूल कंप्लीट ख़त्म, कोर कोलैप्स। तो उसके बाद क्या है, जो स्टोर्ड थर्मल एनर्जी थी उसको रेडिएट करता है और धीरे 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 ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये है एवरेज स्टार की लाइफ, ठीक। अब आते हैं दूसरा स्टार जो है मैसिव स्टार, ठीक है। प्रोसेस में भी सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन, इस वाले में क्या है, ये स्टार है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म, हीलियम का रिएक्शन स्टार्ट हो गया, हीलियम फ्यूल ख़त्म। तो जब हीलियम फ्यूल ख़त्म होता है तो इसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। आइए इसको देखते हैं क्या है ये। जब फ्यूजन फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसके अंदर क्या है कि इमेंस ग्रेविटी हो जाए, कोर कोलैप्स होने की वजह से इसमें इमेंस, बहुत ज़्यादा, मतलब अनइमेजिनेबल ग्रेविटी जनरेट हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, कोर कोलैप्स हो जाता है और कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन हो जाता है। जो ये रेड जाइंट, अब इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए मैसिव स्टार था, बहुत बड़ा स्टार, इसमें हाइड्रोजन भी ज़्यादा होगा, हीलियम भी ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हुआ, हीलियम का रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कार्बन बना। लेकिन क्या है कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होने के, रिलीज होने के कारण के, और जो भी थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण क्या है कि इस धीरे धीरे रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका कोर कोलैप्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन। जैसा हमने पढ़ा था बिग बैंग, एक तो बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सप्लोजन, मतलब उसी टाइप का एक्सप्लोजन इसमें होता है, ठीक है। इसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं।
उसके बाद क्या होता है, इससे दो स्टार बनते हैं, एक तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, एक ब्लैक होल बनता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिमेनेंट ऑफ स्टार हैं, मतलब जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो बच जाता है तो उसको वही स्टार का रिमेनेंट है, ठीक है। जो ये बचते हैं, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ये हाईली डेंस होंगे, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, बहुत फास्ट रोटेशन करते हैं, और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो पल्सर बन जाते हैं, ठीक है। पल्सर क्या होता है कि रैपिड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, बहुत कोई न्यूट्रॉन स्टार जो है बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है तो उसको पल्सर कहते हैं। और दूसरा क्या है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया आपका, एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया, गामा वेव हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब आते हैं कि ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या है, देखिए, ब्लैक होल एक ऐसा एक तरह का समझिए इवेंट है स्पेस में, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद होता है। तो होता क्या है कि देखिए, इसके जो सेंटर में, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर से, ये है सिंगुलैरिटी, मतलब बहुत ही टाइनी शेप का बॉल टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत इमेंस डेंसिटी रहती है, ठीक है। तो ब्लैक होल में क्या है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, ये है सिंगुलैरिटी, सेंटर में रहता है, कोर में, ठीक। उसके बाद ये जो आप सर्किल देख रहे हैं ब्लैक कलर से, ये है ब्लैक होल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लाइट कैन नॉट स्किप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल्स। देखिए, क्या हम लोग जब सुनते होंगे कि किसी भी चीज़ को धरती की ग्रेविटी से बाहर फेंकेंगे तो उसके लिए एक एस्केप वेलोसिटी होती है कि जैसे अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंकते हैं तो वो, और उस स्पीड से कांस्टेंट वो रहा तो वो हमारे ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसका क्या है कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इवन कि हम लाइट के स्पीड से भी अगर फेंकते हैं किसी भी चीज़ को, उससे भी ज़्यादा स्पीड होगी तो भी इससे निकल नहीं सकता है, इसके वेलोसिटी को, इस ग्रेविटेशनल पुल को पार नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या है कि लाइट भी स्केप नहीं कर पाती, लाइट भी यहाँ से निकल नहीं पाती है। इस ब्लैक होल के बाद एक जो आप शाइनी टाइप देख रहे हैं, ये है आपका इवेंट होराइजन। ये क्या होता है, देखिए, ब्लैक होल का बाउंड्री है ये है ये है ब्लैक होल का सेंटर, और ये है इसकी बाउंड्री, ठीक है। ये एरिया में, इस एरिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाता है, कोई भी स्टार हो, प्लेनेट हो, कुछ भी चला जा रहा है, तो वो इससे निकल के फिर नहीं आ सकता, या तो फिर इसमें सर्कुलर करेगा रोटेशन और अंतिम में जाके सेंटर में ये वेनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इवेंट होराइजन। तो ये जो ब्लैक होल आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि अब देखिए, फ़ोटो लिया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप से, ठीक है। तो इसमें ये ब्लैक पोर्शन जो सेंटर में ये ब्लैक होल है, ये बगल बगल में इवेंट होराइजन है, ठीक है। अब आते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है। अब जानिए डार्क मैटर क्या होता है यूनिवर्स में। कुछ जैसे हमें प्लेनेट दिख रहा है, गैलेक्सीज दिख रही है, ठीक है, इवेंट होराइजन हम लोग देख रहे हैं, दूसरे गैलेक्सीज को भी देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे चीज़ें मिस्टीरियस और इनविजिबल सब्सटेंस हैं जो कि यूनिवर्स में मिलते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। अभी रिसेंट एक स्टडी उसमें बताया गया कि 5% यूनिवर्स का जो मास है वो विजिबल मैटर से बना है। इट मीन्स क्या, 95% इज इनविजिबल, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो जब इनविजिबल है तो इसका मतलब है कि लाइट से वो इसका इंट्रैक्शन है नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ रेज के वजह से, ग्रेविटेशनल वेव की वजह से थोड़ा सा डिटेक्शन पे आया है, लेकिन अभी भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइट ईयर का। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड इन यूनिवर्स इन ए लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, देखिए, स्पेस में डिस्टेंस जो है बहुत बहुत ज़्यादा है, तो आप नॉर्मल इन किलोमीटर सब में मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक नया यूनिट दिया गया, लाइट ईयर।
ये क्या है एक्चुअली, लाइट ईयर ये डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है, ठीक। इसमें डिस्टेंस मेजर किया जाता है, क्या क्या किया जाता है कि एक ईयर में, इन 1 ईयर, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, दिस इज़ अ लाइट ईयर। मतलब कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही उसका मेजरमेंट है। जैसे लाइट का 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड ये है, ठीक है। इसको आप 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मीटर या कि ये ट्रैवल करेगा एक साल में। यही हुआ डिस्टेंस कि एक साल में इतना डिस्टेंस होगा। इसको इसलिए भी चुना गया क्योंकि वैक्यूम में और मीडियम थी, और भी किसी भी मीडियम में स्पीड इसका हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब आते हैं सेफिड्स। सेफिड्स क्या है, 2023 में एक इस साल के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि सेफिड्स क्या है। देखिए सेफिड्स एक तरह का स्टार है, ठीक है। ये पीरियोडिकली जो है, कभी लाइटने मतलब ब्राइट होता है और डिम होता है, मतलब पीरियोडिक ज़्यादा चमकेगा कम होगा, उसकी चमक जो है कम ज़्यादा होते रहती है, ठीक है। ये जो है एक स्टार है, मतलब ये स्टेलर नेबुला के बाद या तो एवरेज स्टार होगा या तो मैसिव स्टार होगा, ठीक है। यही है सेफिड्स। अब आते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में कि हमारा सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग जान रहे हैं कि ये हैं आपके प्लैनेट्स, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा प्लैनेट्स क्या, लेकिन जो इसमें मेन फोकस करने का चीज़ है वो है, देखिए यहाँ दिस वन, एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉमेट्स। इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये आप फोटो को देख लीजिए अच्छे तरीके से। आप एक बार किसी स्टेट पीसीएस के लिए क्या है कि इसकी सीक्वेंस याद कर लीजिए कि कैसे कैसे कैसे। यह आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इसका जो है सीक्वेंस के बारे में भी नोमेनक्लेचर दिया हुआ है या नेमोनिक्स है दिया हुआ, ठीक है। अब आते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या है कि प्लैनेट्स और सन है। तो सन के फॉर्मेशन के बारे में तो हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के साथ जान लिया कि सन का फॉर्मेशन कैसे। अब बात आ गई प्लैनेट के फॉर्मेशन के बारे में कि अर्थ कैसे बना, मरकरी, वेनस, जुपिटर, ये सब कैसे बना, ठीक है। तो उसका क्या है कि सेकेंड स्टेज ऑफ स्टार ऑफ द साइकिल, मतलब पहले स्टेलर नेबुला था हमने बताया, फिर ये एवरेज स्टार या मैसिव स्टार बना, ठीक है। उसके बाद इस स्टेज में हम जब मॉडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था कि मॉडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस हमने क्या पढ़ा था कि सन के चारों ओर क्लाउड्स थे, फिर उसमें प्रोसेस ऑफ एक्रीशन शुरू हुआ, तो वो प्लैनेट के ऑर्बिट क्लियर किया, फिर वो प्लैनेट बन गया। तो जब इस दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है जिससे हम लोग हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में समझा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या था, स्टार बना, ये तो हम समझ गए कि स्टार बनाया। वही सन है, सन भी एक स्टार है, तो सन के चारों ओर एक ये सोलर नेबुला बना, ठीक। कोलिजन और फ्रिक्शन के थ्रू इसमें क्या हुआ, डिस्क फॉर्मेशन ऑफ डिस्क बना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना, फिर पार्टिकल फर्दर कोलाइड किए, उसके बाद प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्रोटो प्लैनेट, ठीक। फिर उसमें प्लैनेटरी एक्रीशन होना शुरू हुआ, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़ा पार्टिकल्स, फिर बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलकर फर्दर बड़ा पार्टिकल, फिर फर्दर बड़ा, तो ये एक बड़ा प्लैनेट का फॉर्म ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना पाथ क्लियर किया, ऑर्बिट क्लियर किया, और फाइनली प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से सभी प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है हमारे सोलर सिस्टम में जो भी हैं। अब आते हैं कि प्लैनेट क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके जानना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ जो आपको जानना जरूरी से पढ़ाता हूँ। ए सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार। सबसे पहला क्या है कि एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी भी स्टार के चारों ओर उसे घूमना है, ठीक है। कोई मान लीजिए ये सेलेस्टियल बॉडी है और ये एक स्टार है, तो इसके चारों ओर इसको घूमना है, ठीक है। लेकिन घूमने के साथ साथ इसका 3 कैरेक्टर है जो इसके अंदर होना चाहिए। ये प्लैनेट को पढ़ाने और समझाने का मेन कारण ये था कि ये 3 कैरेक्टर के बारे में हम जानें। सबसे पहला क्या था कि रिवॉल्व अराउंड द स्टार, हमने देख लिया। प्लैनेट मस्ट बी एन स्फेरिकल और नियर स्फेरिकल शेप। देखिए प्लैनेट जो हो स्फेरिकल शेप में हो या नियर स्फेयर, या थोड़ा सा जैसे हमारा अर्थ क्या है जियोइड स्ट्रक्चर का है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर का है, तो स्फेरिकल हो और नियर स्फेरिकल हो, ठीक है।
दूसरी बात क्या है कि उसका जो ऑर्बिट है, जैसे ये स्टार है, ठीक है, और ये प्लेनेट है, तो ये जो घूम रहा है इस ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट क्लियर होना चाहिए। इस ऑर्बिट में कोई और प्लेनेट या कोई और सेलेस्टियल बॉडी जनरली ऑर्बिट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लियर्ड ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल डोमिनेंट इन ऑर्बिट। मतलब इस ऑर्बिट में उसी प्लेनेट का ग्रेविटी डोमिनेट करेगा, उसके अलावा कोई भी उसमें नहीं आ सकता, ठीक है। अगर एक चीज़ और जानना है कि इसका मतलब क्लियर ऑर्बिट है, इसका मतलब क्या, कोई भी प्लेनेट एक दूसरे के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि पहले प्लूटो जो है वो प्लेनेट था, अब नहीं है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसका जो है ऑर्बिट क्लियर नहीं है, ठीक है। ये हमने आगे बताया है, आगे देखते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्लेनेट, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या आता है, बुक में कहीं कहीं लिख दिया जाता है जोवियन प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, एक्सो प्लेनेट, तो उस चीज़ को समझने में बहुत ज़रूरी है। अब समझिए, इसको वर्ड ब्रेक डाउन करेंगे। ये है एक्सो। एक्सो मीन्स क्या, बाहर। प्लेनेट, बाहर के प्लेनेट, मतलब प्लेनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं हमारे गैलेक्सीज में, ठीक है। तो जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है, जो दूसरे स्टार्स के रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उन सब प्लैनेट्स को हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अब है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं कि देखिए, ये जनरली, ये प्राइमरी मतलब इसमें रॉक से बने होते हैं और मेटल से बने होते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, स्लो रोटेशन होता है, सॉलिड सरफेस होता है, इसमें रिंग नहीं पाया था, कुछ सेटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। और इनका साइज क्या होता है, छोटा है। इनके जब रोटेशन स्लो है और ये डेंसिटी भी हाई है थोड़ी, क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और इसका मास भी बहुत कम होता है, ठीक। एग्जाम्पल में क्या है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक। अब दूसरा है जोवियन प्लेनेट, और इसको गैस प्लेनेट भी कहते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इसको गैस प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट क्यों कहा जाता है कि जनरली ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी भी लो होती है, इनका रोटेशन फास्ट होता है, रिंग्स मिलते हैं, लॉट्स ऑफ सेटेलाइट होते हैं, ठीक है। ये क्या साइज में लार्ज हैं, ठीक। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, लार्ज मास है, देखिए। और प्लूटो को डार्क प्लैनेट कहा जाता है। क्यों प्लैनेट डार्क प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लियर्ड नेबरहुड अराउंड ऑर्बिट, मतलब इसका पाथ क्लियर नहीं है, ग्रेविटेशनल डोमिनेंसी इसके ऑर्बिट में नहीं है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कौन कौन से प्लैनेट टेरेस्ट्रियल हैं, जोवियन है, ठीक। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। जोवियन का कुछ कुछ मेन क्या है, देखिए, ये प्राइमरी रॉक और मेटल से बने होते हैं। इनका हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब गैसियस कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रॉक एंड मेटल से बने होते हैं, ठीक है। डेंसिटी डेफिनेट सी बात है, रॉक और सॉलिड है तो हाई होगी, इसमें लो डेंसिटी होगी। रोटेशन इनका क्या है, स्लो है, एलिवेट इनका रोटेशन फास्ट है। रिंग्स पाए जाते हैं, नो रिंग्स, ठीक है। सेटेलाइट कम, ये छोटे होते हैं, ठीक, और ये बड़े होते हैं। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि इनमें वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इतना चीज़ इसमें आपको याद रखना होगा। अब आते हैं सन के बारे में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। अब इसको क्या है कि ये सन का पूरा इंटीरियर के बारे में बताया गया है। जनरली इसको साइंस एंड टेक में पढ़ा जाता है, बट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि क्या है कि साइंस एंड टेक जब पढ़ें आप तो आपको आसानी हो, ठीक है। अब देखिए क्या है कि सन में है कोर, जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ ये है रेडियो एक्टिव जोन, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, इसमें एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है, ये जब एटमॉस्फेरिक पढ़ेंगे तो बताएंगे। जनरली क्या है, आप इसको इस तरह समझिए, जब हम पानी उबालते हैं तो क्या होता है, पानी नीचे से ऐसे जाता है, फिर ऐसे लौट के आता है, ऐसे जाता है, ऐसे लौट के आता है, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। यही वो बोलते हैं कन्वेक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू पास होती है, ठीक है। उसके बाद एक लेयर है, इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक। उसके बाद है क्रोमोस्फेयर। अब आपको जो मेन जानना है अभी यहाँ पे ज़रूरी है वो ये है, ये देखिए सन का जो ये है, ये देखिए, देख रहे हैं,
ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, इसमें पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मा कहते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है। इसके ग्रेविटी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ये सर्कुलर हो रहे हैं। कुछ इसकी ग्रेविटी से बाहर जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो इसके ये है आपका क्रोना, ठीक है। इस और इसको ये जो लाइन है जहाँ जहाँ पे कोरोना, इसको बोलते हैं एफ्लुएंट क्रिटिकल सरफेस। जब चार्ज पार्टिकल, सोलर पार्टिकल्स क्या है कि इस चीज़ को, क्रिटिकल सरफेस को पार कर देते हैं तो उसके बाद ये सोलर विंड बन जाते हैं, फिर ये पूरे सोलर सिस्टम में चले जाते हैं जिससे हमारे अर्थ को भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो ये सर्कुलर है, मैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण अंदर आ, लेकिन कुछ ये जो है कुछ इसको बाहर चले जाते हैं जो कि फिर सोलर विंड बन जाते हैं और पूरे सोलर सिस्टम में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल में कुछ कॉन्सेप्ट जाना बहुत जरूरी। सोलर विंड क्या है, चार्ज पार्टिकल्स जो है उसको प्लाज्मा हम लोग कहते हैं, स्केप क्या करते हैं, सन्स की ग्रेविटी से निकल जाते हैं और पूरे सोलर सिस्टम में जाते हैं, उसको सोलर विंड कहते हैं। जैसे देखिए यही चार्ज पार्टिकल से ये स्केप नहीं कर पाए सन ग्रेविटी से, सर्कुलर फॉर्म में चले आए। कुछ जो है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से स्केप कर जाते हैं और फिर ये सोलर सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है। एक है सन स्पॉट, यहाँ देखिए आप देखेंगे एक ये है सन स्पॉट, ठीक है। सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट में डार्क स्पॉट होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये बनता है, ठीक है। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होती है, ठीक, चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे ये डार्क हो जाते हैं, ठीक है। ये जनरली डार्क हो जाते हैं। क्यों डार्क हो जाते हैं, क्योंकि जो आसपास के एरिया है इन सब से ये कूल हो, ठंडा रहता है, इस वजह से ये डार्क हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सन स्पॉट। आप मतलब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि सन है, सन पे कोई डार्क पार्ट जगह है, ठीक है। ये डार्क इसलिए है क्योंकि सराउंडिंग से ये थोड़ा ठंडा है, इसी को बोलते हैं सन स्पॉट, ठीक है। अब आइए समझते हैं हम लोग सोलर सिस्टम में कॉमेट के बारे में, एस्ट्रॉयड के बारे में, मीटियोरॉयड के बारे में, मीटियोर के बारे में, मीटियोराइट के बारे में। इस पिक्चर को बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है। अब देखिए ओर्ट क्लाउड के बारे में, ये भी स्पेस का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओर्ट क्लाउड क्या होता है, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, नेपच्यून के बाहर, नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर पाया जाता है ये ओर्ट क्लाउड। ये मतलब इस पर आइस से कब बना होता है, अब बहुत बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। एस्ट्रॉयड क्या होता है, स्मॉल सेलेसियल बॉडी है, मतलब छोटा सा सेलेसियल बॉडी है, ठीक। और ये क्या है कि अपने सोलर सिस्टम का रिमेनेंट्स, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्लेनेट बना, ठीक है। प्लेनेट बनने के बाद कुछ चीज़ें जो नए प्लेनेट मतलब एक्रीशन के प्रोसेस में एक्यूमुलेट नहीं हो पाई, स्पेस में घूमती रह गई, ठीक है। तो वो जो है आपका एस्टेरॉइड्स है, वो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है। वो हमारे सोलर सिस्टम में ही घूम रहा है और जनरली रॉकी और मेटेलिक मटेरियल के होते हैं। अब एस्टेरॉयड बेल्ट क्या हो गया, मतलब इस एस्टेरॉयड का कोई तो बेल्ट होगा जहाँ पे ये डोमिनेंट होगा, वहाँ पाया जाता होगा। तो वही है कि एस्टेरॉयड्स आर फाउंड इन एस्टेरॉयड बेल्ट, रीजन लोकेशन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। हमने अब जब सोलर सिस्टम आपको दिखाया था अपना, तो बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट जगह देखिए, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड्स हैं, ये सब ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, और ये इस एरिया इस ऑर्बिट में ये बहुत डोमिनेंट है, इसलिए इसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और देख, ये जो क्यूपर बेल्ट है, इस क्यूपर बेल्ट के बाहर आपका ये ऑर्ट क्लाउड्स पाया जाता है, आइसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आइसी क्लाउड्स, ठीक। क्यूपर बेल्ट क्या है कि इट इज़ आइसी ऑब्जेक्ट हैं ये भी, ठीक है, लाइक डॉर्क प्लैनेट, एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट। देखिए क्या है, आइसी ऑब्जेक्ट्स है जनरली, ठीक है। और ये जब इतनी दूर रहेगा तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो आइसी ऑब्जेक्ट होगा ही। जैसे डॉर्क प्लैनेट अपना नेपच्यून है, एस्ट्रॉयड है, कॉमेट्स हैं, ठीक है। ये नेपच्यून के बाहर पाया जाता है, नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर पाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कॉमेट। कॉमेट क्या है,
कॉमेट क्या है कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ आइस, डस्ट और रॉक से बना होता है, ठीक है। ये जनरली दो जगह पाया जाता है, क्यूपर बेल्ट में और बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एंड ऑर्ट क्लाउड, मतलब ये जनरली क्यूपर बेल्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए, इसको अभी मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। पहले आप इसको, इस फोटो को देखें। अब कॉमेट क्या है, अब देखिए, चंक ऑफ आइस एंड रॉक originating from outer solar system often accompanied by कॉमा एंड टेल। कहा जाता है कि ये चंक है क्या चीज़ का, आइस का और रॉक्स का, ठीक है। देखिए आप, इसमें आइस का भी सिंबल दिया हुआ है। और ये कहाँ पाया जाता है, आउटर स्पेस में पाया, मतलब नेपच्यून के बियॉन्ड पाया जाता है, क्यूपर बेल्ट के बाद पाया जाता है, बहुत बड़े साइज में होता है। एस्ट्रॉइड्स क्या है, रॉक है, ठीक है। जनरली क्या है, मार्स और मैंने बताया जुपिटर और मार्स के बीच में पाया जाता है। और कभी कभी ये अर्थ की तरफ भी चला आता है ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से, या कभी अपने अपने में टकरा जाने के बाद से इनका पाथ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉयड हो गया, ये कॉमेट हो गया, ठीक। अब कॉमेट में क्या है कि हम लोग बहुत बार हमने सुना है कि ये टेल्स इसको होते हैं कॉमेट को, ठीक है। वो टेल्स कैसे बनते हैं, आइए पहले देखते हैं। यहाँ पे ये है टेल्स। सन है, आइसी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये आउटर स्पेस में रहते हैं, इनका ऑर्बिट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये भी ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। तो सन के अराउंड जब ये बहुत दूर रहते हैं तो इसको बोलते हैं एपीहीलॉन, और जब नज़दीक रहते हैं पेरीहीलॉन, ठीक है। जब ये नज़दीक रहते हैं तो पेरीहीलॉन और दूर रहते हैं तो एपीहीलॉन। जब यहाँ पे हैं तो इस सन की एनर्जी लीस्ट जा रही है, गर्मी नहीं है, आइस, तो वो ठंड। जब धीरे 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 ये नज़दीक आते हैं तो क्या हो जाता है, सन की गर्मी आती है और इनका स्पीड ज़्यादा रहता है, तो क्या है कि ये जो है इवोपरेशन होता रहता है। तो ये आगे बढ़ते हैं तो ये टेल टाइप का दिखता रहता है। जैसे जैसे ये नज़दीक जाते रहते हैं सन के, तो इवोपरेशन और ज़्यादा होता है, तो वो टेल ज़्यादा बड़ा होता जाता है। ये देखिए, सबका टेल्स जो है बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यही टेल्स हमें दिखता है, जिसको हम लोग हिंदी में पुच्छल तारा भी कहते हैं और बोलते हैं स्टार विथ टेल, ठीक है। ये ऐसा दिखे, कभी कभी आपको दिखता होगा, है ना। ये तो ये है आपका कॉमेट, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, कॉमेट समझ गए। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। अब है मीटियोरॉयड। मीटियोरॉयड क्या, एस्ट्रॉयड ही है ये एक तरह का, ठीक है। लेकिन क्या है कि आउटर स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। मतलब एस्ट्रॉयड से देखिए, ये है लार्ज साइज का, ये है छोटा साइज का। तो एस्ट्रॉयड से ये साइज में छोटा होगा, ठीक है, लेकिन ये आउटर स्पेस में ही पाया जा रहा है, ठीक। जब ये मीटियोराइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन के वजह से, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से ये जलना शुरू कर जाता है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाता है। जब एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और एटमॉस्फेयर में जल के ख़त्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं मीटियोर, ठीक है। स्ट्रीक हम लोग क्या, जब जलता है तो डेफिनेट सी बात है, जब जलेगा तो लाइट दिखाई देगा, तो वही चीज़ है। फॉलिंग स्टार भी हम लोग इसको करते हैं, टूटता हुआ तारा या गिरता हुआ तारा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। जब कभी कभी क्या होता है कि इस मीटियोरॉइड का साइज इतना बड़ा होता है कि ये कम्प्लीटली जल नहीं पाता और अर्थ पे लैंड कर जाता है, ठीक है। जब ये अर्थ पर लैंड कर जाता है तो मीटियोराइड कहलाता है, ठीक है। तो अब समझिए क्या है, कॉमेट आउटर स्पेस में पाया जाता है, एस्ट्रॉयड जनरली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। वेरी लार्ज साइज ऑफ सेलेसियल बॉडी, रॉकी एंड मेटेलिक एलिमेंट्स फाउंड इन दैट सेलेशियल बॉडी। और इससे जो छोटा होता है ये है आपका मीटोराइड, मतलब एस्ट्रॉयड टकराया, टूट के छोटा हो गया ये चीज़, ठीक है, वो मीटोराइड है। और आपके ये भी घूमता रहता है स्पेस में, ठीक है। जब ये मीटोराइड जो है एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो मीटियोर बन जाता है, वो जनरली जल जाता है अगर एक बहुत बड़ा साइज का रेमिनेंट बच गया। और वो जब अर्थ पे लैंड कर जाता है तो इसको मीटियोराइड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट है अपने सोलर सिस्टम में, वो क्या है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ठीक है। अब सोलर इक्लिप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले सोलर इक्लिप्स में क्या आता है,
सोलर मतलब सन, इक्लिप्स मतलब ग्रहण, ग्रहण मतलब कि उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, सन को हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि कब ऐसा कब होगा, अगर हम अर्थ पे हैं सन को कैसे नहीं देखें, कोई ऑब्जेक्ट बीच में होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट है आपका मून, ठीक। अब जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा तो सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मून सेंटर में आ गया, ठीक, और अर्थ के पास रहा, ठीक। तो क्या है कि ये रे ऑफ लाइट आ रही है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, डीप ब्लैक कर दे रहा है, इस जगह पे कंप्लीट नहीं सन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्शियली दिखेगा सन, बट उतना नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है वो पूरा डीप दिखेगा, सन बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। उम्ब्रा भी कहते हैं, और जहाँ पे कम दिखाई देता है वो टोटल पूरा सन पार्शियल सन दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा, ठीक है। पेनुम्ब्रा से आप याद रखें पार्शियल सन, ठीक है। उम्ब्रा हो गया आपका टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है, जहाँ पे आपको सन कंप्लीटली नहीं दिख रहा, पूरा तरीके से मून ने सन को ढक लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी कि थोड़ा ये है, जब मून जो है वो अर्थ के नज़दीक है, कभी कभी मून अर्थ से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता, बहुत सारा बहुत छोटा सा एरिया कवर करता है, लेकिन उस छोटे से एरिया में भी क्या होता है कि देखिए ये सन का सर्कुलर पार्ट जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब सन का आउटर लेयर दिख रहा है और आपको मून दिखेगा, ठीक है। इसको एनुलर सोलर इक्लिप्स भी कहते हैं। और तीसरा क्या होता है कि पार्शियल है, मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स जो लग रहा है, या मतलब जितना भी सन को हम लोग जहाँ से कंप्लीट नहीं दे सकते हैं वो अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाता है, तो वो कुछ पार्ट है, जैसे यहाँ से जो लाइट जा रही है देखिए, इस कुछ पार्ट पर दिखाई देगा, और ये क्या है, सन के कुछ पार्ट को ही ढक पाता है, कंप्लीट पार्ट को नहीं ढक पाता, तो यही है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसी तरह होता है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या है कि देखिए सन से लाइट आए, लूनर इक्लिप्स मतलब क्या हुआ कि हम चंद्र ग्रहण मीन्स चंद्रमा पर ग्रहण लगे, चंद्रमा को हम नहीं देख पा रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो सन आया यहाँ पे, ये है आपका सनलाइट आई, ठीक। अब क्या है कि इसके एरिया में जो आया ये कंप्लीट कवर हो गया, तो इसको बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स, इसको ब्लड मून भी कहा जाता है, ठीक है। और ये है पेनुम्ब्रल इक्लिप्स, मतलब पूरे तरीके से तो नहीं ढक पाया, लेकिन आउटर सरफेस लगभग अच्छा खासा इसका ढका गया है, ठीक है। और पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या है कि इसका पार्शियल पार्ट ढका गया है, और अनइक्लिप्स तो इसमें कुछ भी नहीं ढका गया, इसके रेंज से ये बाहर चला गया। तो देखिए अगर सनलाइट आ रहा है तो इतना दूर तो इसका शैडो बनेगा, ठीक है, ये इसका डीप शैडो बनेगा, ठीक है। इस पोर्शन में अगर आ जा रहा है तो मून कंप्लीट नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो वो रेडनेस के साथ दिखेगा, ठीक है। ये है टोटल लूनर इक्लिप्स, ठीक। यहाँ पे देखिए ये इस पोर्शन में आ रहा है, ये पार्शियल इतना दूर नहीं दिखेगा, बाकी दिखेगा ये, ठीक है, पार्शियलिटी दिखेगा, एक कम आउटर सरफेस दिखेगा, ऐसा सेम इसमें भी है कि इसमें आउटर सरफेस जनरली दिखेगा, और ये अनइक्लिप्स। ये आपका सोलर और लूनर इक्लिप्स हो गया। अब आप जो PYQ बनाएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी का PYQ खोलिए और आप उसको बनाने का ट्राई करिए, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बना लेंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब एक रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। सबसे पहले बात तो आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। आप उन 100% में से 80% से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बहुत लोग 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, उनका जो फोकस टाइम है वो बहुत कम है, वो इतनी लंबी वीडियो देख ही नहीं सकते हैं। तो आप उस 20% में आते हैं और आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। अब है सजेशन आपसे चाहिए, क्योंकि ये देखिए मेरा पहला लेक्चर है, मैंने कभी वैसा पढ़ाया नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ सजेशन चाहिए। तो पहला से सजेशन ये है कि क्या यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पढ़ा दिया, तो क्या आपको PYQ भी यहाँ पे सॉल्व कराया जाए। तो इससे क्या होगा कि जैसे PYQ सॉल्व करने पे आपको डिस्कशन भी हो जाएगा, आप और कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी। आइदर आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना ब्रीफ में पढ़ा दिया है कि आपका PT का जितना भी है वो बन जाएगा, ठीक है, अब तक में जितना आया है।
तो अगर आप PYQ सॉल्व कराना है तो आप कमेंट में यस करें, ये मैंने थोड़ा सा ड्राइंग बना दिया है, यस लिखें। और अगर चाहते हैं वो खुद से कर लेंगे तो प्लीज़ आप नो करें, ठीक। दूसरा सजेशन क्या है कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दें, ठीक। और तीसरी सजेशन कि अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ टीचिंग में, क्योंकि ऑल्दो ये मेरा पहला लेक्चर था तो मुझे लग रहा है थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बट और भी कोई अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको जल्दी से जल्द एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर पेशेंसली। सी यू सून।